दोस्तों बिहार सरकार बिहार के बच्चों के लिए एक शानदार स्कॉलरशिप चला रही है, जिस स्कॉलरशिप का लाभ हर साल लाखों बच्चों को मिलता है। और हर साल लाखों बच्चों को इसका लाभ भी नहीं मिलता है। वो अप्लाई तो करते हैं, लेकिन अप्लाई करने में कुछ सावधानियां अगर आप नहीं बरतेंगे ना, तो 100% आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसका कई सारे अलग अलग रूल है, कई सारे अलग अलग गाइडलाइन है, जिसको आपको फॉलो कर कर ही अप्लाई करना होगा। ऐसे ही अप्लाई कर देने से या किसी साइबर कैफे में जाकर फॉर्म भरवा लेने से काम नहीं चलेगा। आपको खुद भी इसका गाइडलाइन समझना होगा। मैं बिल्कुल आपको इसका जो गाइडलाइन है ना, गाइडलाइन के मुताबिक आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे इसका फॉर्म आपको भरना है, ताकि आपको स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो 100% आपको मिलेगा। देखिए, इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है ना साथियों, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावे आप जो भी कक्षा पास किए हैं ना, जैसे 10वीं पास किए हैं तो 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होती है, तो उसको कैसे देंगे। फी स्ट्रक्चर बनवानी है तो उसको कैसे बनवाना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो बनवाना है उसको कैसे बनवाना है, इसका क्या गाइडलाइन है, तमाम चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा, लेकिन यकीन मानिए अगर वीडियो को पूरा देखते हैं ना, कोई समस्या माइंड में आपका बचेगा ही नहीं। अप्लाई आप इजीली जो है घर बैठे आप खुद से, या अगर मान लीजिए आपको अप्लाई करने में समस्या होती है तो किसी दुकान पर भी जाकर आप करवा सकते हैं और सभी चीजों को आप समझ सकते हैं। जो स्कॉलरशिप के बारे में मैं बता रहा हूं ना अभी, वो स्कॉलरशिप बिहार सरकार का बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप का पहले समझिए कि लाभ किन बच्चों को मिलता है। इसमें जो बच्चा अभी 10वीं पास किया है ना, 10th पास जो बच्चे हैं उसको आसानी से इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि मैं 10th पास बता रहा हूं तो इसी को मिलेगा। देखिए, 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 9वीं कोई पास है 8वीं पास है उसको मिलेगा, ये नहीं है। मिनिमम आप जो है कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। अब 10वीं पास करने के बाद आगे कोई ना कोई कोर्स आप पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। जैसा कोई बच्चा 10वीं पास कर कर अभी वर्तमान समय में 11th में पढ़ाई कर रहा है या 12th में कर रहा है, तो भी इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई बच्चा अगर 12वीं पास किए हुआ है और 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है, जैसे ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बहुत सारे कोर्स होता है। आप जो भी कोर्स करते हैं ना, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब कोई बच्चा मान लीजिए 10वीं के बाद आईटीआई करता है, तो क्या उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। 10वीं के बाद कोई भी कोर्स करिए, आईटीआई हो या आपका पॉलिटेक्निक कोर्स हो, ये भी करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोई बच्चा अगर मान लीजिए डिग्री पास किए हुआ, जैसे ग्रेजुएशन अगर उन्होंने पास किया है, इसके बाद वो अगर पीजी करता है, इसके अलावा मान लीजिए कोई बीएड करता है या कोई बच्चा डीएलएड करता है, वो तो 12th लेवल पे ही होता है, जैसे डीएलएड कोई करता है, तो भी उसका जो बेनिफिट है मिलता है। अब इसमें राशि कितनी मिलती है, तो देखिए, अगर आप 10वीं पास करके इन सब कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2500 रुपए से लेकर, ये राशि डिपेंड करेगा 5000 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपने एडमिशन में कितना रुपया खर्च किया है। कोई 12वीं पास कर कर ग्रेजुएशन करता है ना, तो मिनिमम इसको है, इसको तो मिनिमम 5000 रुपया जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा ही, इससे कम इसको नहीं मिलेगा। वही कोई डिग्री पास कर कर इन प्रकार के कोर्स करते हैं, पीजी करते हैं, तो इनको 5 से 10 हजार। और कोई बीएड डीएलएड करते हैं तो इसमें आपने जो भी खर्चा किया है ना एडमिशन में, जो आप फी स्ट्रक्चर अपलोड करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये राशि आपको अच्छी खासी मिलता है डीएलएड बीएड वाले बच्चों को। बाकी हर बच्चों को इसमें राशि मिलती ही मिलती है, चाहे आपने 10वीं जो है या तो अपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया हो, सेकेंड डिवीजन से पास किया हो, थर्ड डिवीजन से पास किया हो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी डिवीजन आपका क्यों ना हो। चाहे आप लड़का है या लड़की है, जैसे बहुत सारे लड़का का भी कमेंट आता है कि हम लोग को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए 100% मिलेगा। चाहे आप लड़का है या लड़की है, दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगली चीज ये भी होता है कि बिहार के किसी न किसी इंस्टीट्यूट से ही आप पढ़ाई करते होंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बिहार से बाहर कोई बच्चा अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, वो चाहेगा भाई इसका लाभ लेना, लाभ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बिहार के बच्चों को मिलता है जिनकी कैटेगरी बीसी हो, या जिनका कैटेगरी ईबीसी हो, या जिनका कैटेगरी एससी हो, या जिनका कैटेगरी एसटी हो। ये 4 कैटेगरी के बच्चों को इसका जो बेनिफिट है मिलता है, लड़का लड़की सबको। तो ये चीजें हैं। बाकी इसका अप्लाई की प्रक्रिया कैसे करना है वो चीजें मैं बताता हूँ।
इसका फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखिएगा। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, इसे आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है ना कि एक ऑप्शन है स्कॉलरशिप का, इस साइड में मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या नहीं तो ऊपर में भी मैंने लिंक दे दिया है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 सप्लाई का। आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे ना साथियों, तो यहाँ पर हर एक जानकारी आपको बताई गई है इस स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए ना, तो आप यहाँ से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको बताया गया है 15 सितंबर इसका लास्ट डेट है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना, तो और भी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और डॉक्यूमेंट को लेकर भी आपको जानकारी दिए गए हैं। और नीचे आएंगे तो किन बच्चों को कितना रुपया मिलेगा वो चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी और भी जब नीचे आप आते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप SC ST वाले हैं तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। कोई BC वाले बच्चे हैं जो अप्लाई करता है वो यहाँ से क्लिक करेगा, और यहीं पर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, और यहीं पर आपको फी स्ट्रक्चर भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, ये BC का है, SC ST का है, तो सारा लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे आप जो भी कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो आपके कैटेगरी का जो वेबसाइट है यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर भी सारा जो डेडलाइन है वो आपको समझाए गए हैं, उसको देखिएगा। अप्लाई करने से पहले आपको और भी कुछ गाइडलाइन है जो मैं आपको समझाता हूं अपने स्क्रीन पर चलकर, और अप्लाई करने का प्रोसेस भी अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर बताता हूं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहला चीज है कि आपका OTR नंबर मांगा जा रहा है। तो अगर पहले से आपने OTR किया है तो ठीक है, नहीं तो आप OTR कर लीजिएगा। OTR करने के लिए NSP का एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप चाहे तो यहाँ भी डाउनलोड ऐप पर क्लिक करेंगे, या नहीं तो इसका प्रोसेस मोबाइल से कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर जो सर्च आइकन मिलता है ना, जिस पर क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में लिखेंगे NSP OTR, ये एप्लीकेशन मिलेगा। इसको पहला काम करें, इंस्टॉल करें। पहले से इंस्टॉल होगा तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। एक और एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं आपको वो एप्लीकेशन बताता हूँ। आप प्ले स्टोर में जब सर्च करेंगे, उसका नाम आधार फेस RD है। जैसे आप इतना लिखेंगे ये एप्लीकेशन आएगा, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल जब हो जाएगा तो पुनः आपको NSP जो OTR ऐप अभी आपने इंस्टॉल किया है ना, उसको आपको ओपन करना है। ओपन पर जब क्लिक करेंगे ना, तो ये एप्लीकेशन आपका ओपन होना शुरू होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए लॉगिन का मिलता है, एक रजिस्टर का मिलता है। तो रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, सभी गाइडलाइन आता है। 4 स्टेप में ये OTR कंप्लीट होगा। आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, जो चेकबॉक्स बने हुए हैं ना एग्री का, दोनों चेकबॉक्स पर आपको टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जो नंबर आपके पास अवेलेबल हो नंबर डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP चला जाता है, उस OTP को फिल कर कैप्चा कोड को डालकर वेरीफाई करेंगे। अब जैसे ही इसको वेरीफाई करते हैं ना, अब आगे की प्रक्रिया में KYC करना है, जिसमें आपके पास आधार कार्ड है ही। आप आई हैव आधार को चुनकर यहाँ पर क्या करना है ना, आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर आधार फेस RD वाला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि अब फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। अब ये जो एप्लीकेशन है आपसे परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ करेंगे। अब ये एप्लीकेशन ओपन करेगा। अभी रेड दिखा रहा है ना, मतलब आपका फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा पीछे होंगे। ये ग्रीन होगा, आपका फेस डिटेक्ट करेगा। आंख को बंद कर खोलना है। इतना करेंगे, आपका फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो बताएगा भी कि आपका जो ये NPCI से कौन सा बैंक लिंक है, उस बैंक का नाम देखने को मिलता है। बाकी आपका पर्सनल डिटेल देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ करना है नहीं, आपको नीचे आना है। यहाँ पर कुछ डिटेल एंटर करना है, जिसमें आपको अपने माताजी का नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है। ईमेल आईडी देना चाहे तो उसको देंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब बताएगा भी कि आपका कौन सा बैंक NPCI से लिंक है, वो देख लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे ना, तो ये कंसेंट आता है अपार ID कार्ड का। आप यहाँ से एग्री वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए जिन लोगों का पहले से OTR हुआ होगा तो OTR नंबर दिखा देगा, जिनका नहीं हुआ होगा तो आपका OTR नंबर बताएगा कि हो चुका है, आप नोट कर लीजिएगा।
पुनः आपको इसी वेबसाइट पर आना है PFMS का। जब इस पर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आने के बाद आपको वही जो OTR नंबर अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें मिला है, उस OTR नंबर को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद कैप्चा कोड को डालकर एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके नंबर है उस पर OTP भी चला जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर डेट ऑफ बर्थ में जैसे जो भी साल है उसको चुनना है, जो महीना हो उसको आपको यहाँ पर चुनना है, और जो भी डेट हो उसको इस प्रकार चुनाव करेंगे। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। अब जैसे सबमिट करेंगे आपका नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर गेट OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके नंबर पर OTP चला जाता है। अब यहाँ से ओके करेंगे। आपका जो भी जिला है, जिस जिला के अपने निवासी है, जिला का नाम बताएंगे। आप किस कैटेगरी से आते हैं, अपना कैटेगरी का जो नाम है यहाँ पर चूजित करना है, BC BC या SC ST जो भी है बताएंगे, और OTP जो मिला है ना उसको डालकर फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार ये प्रक्रिया कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन बताए गए हैं जिसमें बोले गए हैं कि आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति आय प्रमाण पत्र जैसे ये सफलता रूप से सत्यापित हो जाती है, उसके बाद ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि मिलती है। शैक्षणिक वर्ष जो अभी चल रहा है ना 26-27, इसमें इनकम सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल से पहले का नहीं चलेगा, 1 अप्रैल का बाद का ही देना है, 2026 का। इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि जब भी आप अप्लाई प्रक्रिया को करते हैं ना, तो अगर आपका कॉलेज का नाम इसमें नहीं मिलता है तो वैसे स्थिति में आप अपने कॉलेज में जाकर बताएंगे कि आप अपने कॉलेज का नाम नहीं है। कॉलेज वाले अपना जो रजिस्ट्रेशन है PFMS पोर्टल पर कर देंगे, फिर आप यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज रजिस्ट्रेशन नहीं किए होते, इन कारण से यहाँ पर नाम कॉलेज का नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आपको बोल रहा है कि सफल सत्यापन के बाद जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर SMS भेजा जाता है, तो वो भी आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट में ये आपको बताते हैं, यदि आप अगर कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, देते हैं, तो वैसे स्थिति में आपका जो आवेदन है वो रद्द हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बाद में इसको आप सुधार भी कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आप समय समय पर स्टेटस को जरूर चेक करते रहिएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आवेदन फाइनलाइज करने से पहले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आपका आधार आपके बैंक से जो है सीडेड है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉर्म को फाइनलाइज नहीं करें, और फॉर्म फाइनलाइज भी आपका नहीं होगा, आधार सीडेड पहले देखना है। वो चेक कैसे करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपको लिंक दिए गए हैं, देखिए क्लिक हियर टू चेक आधार सीडिंग स्टेटस। आप चाहे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर एक ऑप्शन नीचे में बैंक सीडिंग स्टेटस का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है, जो OTP मिले हैं उसको डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद नीचे आकर पुनः यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैंक सीडिंग स्टेटस, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि आपका कौन सा बैंक आपके आधार से सीडेड है, कब सीडेड है, वो सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नीचे आकर आपको और भी जानकारी बोले गए हैं कि कई बार आप जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो समय समय पर आप उसका स्टेटस भी देखिएगा, क्योंकि कई बार आपका 15 दिनों के भीतर में भी कई बार आपका फॉर्म अगर सही नहीं होता है तो रिजेक्ट होता है, तो 15 दिन के भीतर में उसको आपको सुधारना भी होगा। उसको अगर नहीं सुधारेंगे ना तो परमानेंटली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे स्थिति में फिर आपको उसको सही करवाने के लिए संस्थान या जिला कार्यालय से संपर्क कर आपको पुनः दोबारा से जो है इसे रीएक्टिव करवाने की ज़रूरत होगी। बाकी डिफेक्टिव आवेदन को सुधारने के लिए फाइनलाइज करने से पहले छात्र को अधिकतम 3 अवसर दिए जाते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, 15 दिन के भीतर में हर हाल में इसको आपको ठीक कर लेना है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण निर्देश मैं बता दूं, 12 नंबर पॉइंट में एक निर्देश इन्होंने लिखा है, यदि कोई छात्र छात्राएं इस पाठ्यक्रम में अगर वो अप्लाई करता है और वो किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ ले रहा है, तो उसका PMS यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब एक बार में आपको एक ही स्कॉलरशिप का लाभ लेना है, ऐसा नहीं कि PMS यानी पोस्ट मैट्रिक का भी लाभ लिए, नेशनल स्कॉलरशिप का भी लाभ लिए, तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, अब
यहाँ पर मान लीजिए आपको एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है, अप्लाई जब कर देते हैं तो इसी लिंक पर आप क्लिक कर कर आप उसका स्टेटस देखेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जब क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर अभी बता रहा है कि आपने फॉर्म को फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन डेमो के रूप में आप देख लीजिए कि इस प्रकार आपका जो है पर्सनल डिटेल पेंडिंग है। बाकी अगर इनकम सर्टिफिकेट के कारण फॉर्म रिजेक्ट होंगे तो बताएगा क्यों रिजेक्ट हुआ है, और सुधार करने का भी ऑप्शन यहीं पर एडिट का ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि एकेडमिक ईयर 26-27 चुनेंगे तो आपका जो नाम है, आपकी कैटेगरी है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलता है, जो पर्सनल जानकारी आपने दिया है। इसमें अगर आप दिव्यांग है तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको बताना है आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। आपका जो रिलीजन है वो क्या है, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं, फार्मर है, प्राइवेट जॉब में है, या गवर्नमेंट या पीएसयू सर्विस में है, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर आपको बताने की आवश्यकता होगी। उसके बाद नीचे आएंगे जहाँ पर आपको एड्रेस की जानकारी देना है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। बाकी आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे दीजिएगा। जो भी राज्य का आप निवासी है, स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जो भी ब्लॉक के निवासी है, ब्लॉक का चुनाव आपको करना होगा। फिर यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, वर्तमान में पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, तो पटना का भी एड्रेस दे सकता हूँ, या करस्पॉन्डेंस में आप अपना परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हैं। इसमें अपना वार्ड नंबर, विलेज देकर विलेज, फिर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन देंगे, फिर पिन कोड को यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर कर यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। इस प्रकार ये जानकारी आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब आपको दूसरा स्टेप को कंप्लीट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको फोटो अपलोड करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अपलोड फोटो, जिस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर फोटो आपका जो है 50 जो केबी है ना उससे नीचे का होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर फोटो अगर मान लीजिए मेरा ज़्यादा है, उसको कम करना है तो कैसे कम करेंगे। इसके लिए गूगल में ही साथियों आप लिखेंगे ना इमेज साइज डिक्रीज, क्योंकि कम करना है तो डिक्रीज लिखिएगा, बढ़ाना है तो इंक्रीज लिखेंगे। ये जो PI7 का जो वेबसाइट है मिलेगा, इसको ओपन कर कर आपको क्या करना है ना, अपना फोटो को सिलेक्ट करना है। अब हमें मान लीजिए 50 के बीच से कम रखना है तो मैं यहाँ से 25 रखता हूँ, आप 40 रखिए। उसके बाद रिड्यूस साइज का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो का साइज कम हो जाएगा। अब इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं उस नाम को रखकर डाउनलोड वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे उस फोटो को यहाँ पर आपको चूज कर कर अपलोड कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब फोटो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो ये आसान तरीका है। उसके बाद गो टू होम पर क्लिक करें या अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि एकेडमिक ईयर पहले बताना है तो 26-27 आपको चुन देना है। बाकी देखिए इशू बाई में आपको RO ही रहेगा। अब RO का मतलब हुआ रेवेन्यू ऑफिसर। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट जैसे BICCO/2026 होगा, क्योंकि 2026 का ही चाहिए तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि 2026 के बाद जो नंबर दिया गया है वो आपको डालना है, और इशू बाई में या तो आपके नाम से बना होगा, या आपके फादर के नाम से बना होगा, या आपके मदर के नाम से बना होगा। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये नंबर क्या डालेंगे, इशू डेट में हम क्या डालेंगे, कितना का इनकम मेरा बना हो क्या डालेंगे। तो इसके लिए मैं एक इनकम सर्टिफिकेट मैं दिखाता हूँ। जैसे इनकम सर्टिफिकेट ही है, आप देख लीजिए। इसमें देखिए BICCO/2026 है, स्लैश के बाद जो ये नंबर दिए गए हैं ना, ये सर्टिफिकेट नंबर आपका हो जाएगा। डेट यहाँ पर दिया गया है कि कब बना हुआ है, और नीचे में देखेंगे ना कुल आय, मतलब कितना का इनकम बना हुआ है वो जानकारी दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें ना साथियों आपके सर्टिफिकेट पे दिए गए होते हैं, वहीं से जानकारी को डालेंगे और अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपलोड करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड अपलोड इनकम सर्टिफिकेट का, जिस पर क्लिक करना है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा।
नीचे आएंगे, अब आपको जाति प्रमाण पत्र बताना है, जैसे आरओ लेवल से बना है या आरओ लेवल ही रहेगा, बाकी यहाँ पर किस साल बना है, 25 में, 24 में या 26 में, वो बताएंगे। आपके नाम से बना तो सेल्फ चुने। अब 2026 के बाद जो ये लिखा है ना सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगा। 24 में होगा तो 24 के बाद जो लिखा होगा आप बताएंगे। अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है, इशू डेट यहाँ पर आपको बताना है, और इसको जैसे ही यहाँ से 7 अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होगा, उसको देख भी सकते हैं। 2 MB से कम ये होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ना आपको, चेक सीडिंग स्टेटस, जिस पर क्लिक करेंगे तभी बता रहा है कि नॉट सीडेड। अब लेकिन जैसे ही चेक योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो दिखा देगा कि भाई आपका बैंक जो है सीडेड है या नहीं है, वो बता रहा है काउंट सीडेड सक्सेसफुली। अब अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पर आपको साथियों क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ना, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये आपको जो है अप्लाई वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए, एक तो अप्लाई फॉर फ्रेश है, दूसरा रिन्यूअल है। अब फ्रेश किनको करना है, रिन्यूअल किनको करना है, समझिए। जैसे मान लीजिए पिछले साल मैंने 11th के लिए अप्लाई किया था, अभी मैं 12th में चला गया, तो वैसे स्थिति में मैं रिन्यूअल करूंगा। अब रिन्यूअल करने के बाद कई बार क्या है ना कि बता रहा है कि पहले तो एकेडमिक ईयर यहाँ से चुनिए, तो 26-27 चुन दीजिएगा। अब तब जाकर आप रिन्यूअल टिपेंगे तो बताएगा कि आपका कोई डाटा प्रीवियस या फैच ही नहीं हो रहा है, तो आपको बोल भी रहा है कि आप जो है फ्रेश अप्लाई कर लीजिए। तो अगर आपका डाटा आ जाता है तो आप ठीक है रिन्यूअल कर लीजिए। अगर पहले आप फर्स्ट ईयर में थे, आप सेकेंड ईयर में आ गया है, तो अगर डाटा नहीं आ रहा है तो आप फ्रेश भी अप्लाई करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पढ़ाई करते हैं वो बिहार का है, तो यहाँ पर बिहार चुनिएगा। बिहार के किस जिले में आपका इंस्टीट्यूट है वो जानकारी आपको बताना है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट पढ़ता है वो किस ब्लॉक में पढ़ता है, ब्लॉक का जानकारी देंगे। अब यहाँ पर उस ब्लॉक में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे ना, सभी इंस्टीट्यूट का नाम आता है। आप पढ़ाई जिस इंस्टीट्यूट से करते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। बाकी देखिए, कोर्स ग्रुप बताना है, तो जैसे मैं अभी जो कॉलेज चुना हूँ, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का ही पढ़ाई होता है, मतलब 11-12 का ही हो रहा है, इसीलिए सिर्फ सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन है। अब इसमें देखिए, जैसे आप 11th-12th हो सकता है आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से कर रहे हो, तो वो स्ट्रीम आपको बताना है। वही मैं और कॉलेज को चुनकर दिखाता हूँ जहाँ पर ये कोर्स ग्रुप में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कुछ कॉलेज का जो नाम है चेंज कर आपको समझाने के लिए मैं चेंज किया। अब कोर्स ग्रुप में देखिए, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में PhD, हर प्रकार का ऑप्शन मिला है। अब आप जो करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा 11-12 में ही होगा। कोई जो है हो सकता है अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा होगा, कोई PG कर रहा होगा, या इनमें से जो कोर्स आप करते हैं वो नहीं मिल रहा है तो अदर में होगा। जैसे ग्रेजुएशन में ही जैसे BE हो गया, BE BTech हो गया, या B.Ed हो गया, B.Ed इंटीग्रेटेड वाला हो गया, BPEd हो गया, BSc एग्रीकल्चर हो गया, BSc हो गया। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप देख ले आप जो कोर्स करते हैं वो किस वाले ग्रुप में है। अगर नहीं मिलता है तो अदर को चुनेंगे, तो अदर में भी बहुत सारे कोर्स है, जैसे 1 साल वाला ITI, 2 साल वाला ITI, आपका 3 साल वाला डिप्लोमा हो गया, इसके अलावा ANM GNM हो गया। अब कोई DLED भी कर रहा होगा ना, तो DLED भी इसी में आता है, अदर वाले में आप DLED को भी चुन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समय देकर आपको कोर्स ग्रुप को ध्यान से आप देखिए, जो कोर्स करते हैं वो किस ग्रुप में है, उस ग्रुप को चुनकर आपको अच्छे से ये जानकारी जो है बताना होगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि जब कोर्स का नाम चुन देते हैं तो कोर्स का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर ये बताना होता है कि अभी जो कोर्स करते हैं उसका सेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2026 से 28 में कोई कोर्स कर रहा है तो 2026 से 28 चुनेगा। कोई ग्रेजुएशन 4 साल वाला कर रहा होगा तो 2026 से आपका जो है 30 होगा, तो वो आप बताएंगे। बाकी आप एडमिशन के बारे में बताएंगे कि उस कोर्स में एडमिशन कब लिया है, किस डेट को, वो डेट आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे जो साल में लिया है, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार उसका जो चुनाव है आपको करना होगा। फिर यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिले हैं ना, उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपका एनरोलमेंट या आपका जो भी ये रोल नंबर है ना, उसको यहाँ पर लिखना है। अभी वर्तमान में करेंटली में आप जो है फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, वो बताएंगे। बाकी आपने एडमिशन किस डेट को लिया है 2026-27 सत्र में, वो डेट आपको यहाँ पर बताना है। तो ये अपने मन से नहीं भरिएगा, आपके पास एडमिशन रिसीट होगा ना,
उसके मुताबिक आपको ये जानकारी जो है भरने की ज़रूरत होगी। बाकी देखिए आपका जो भी सेक्शन है, जिस सेक्शन में अभी होंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। अब जो स्टडी आप करते हैं ना, उसका क्या मोड है, वो रेगुलर है या पार्ट टाइम है, वो बताएंगे। जैसे रेगुलर है तो रेगुलर चुने। अब यहाँ पर देखिए आपने कितने रुपए उस कॉलेज में पे किया है, जिसमें आपका ट्यूशन फी या नॉन रिफंडेबल फी वो मिलाकर कितना है। अब ये चीज़ें अभी अपने मन से नहीं भरना है। इसके लिए या तो आपके पास नामांकन रसीद होगा जो कॉलेज के द्वारा दिया गया उसको, या नहीं तो इस वेबसाइट पर आएंगे, एक आपको एक ऑप्शन मिलता है फी रिसिप्ट डाउनलोड, जिस पर क्लिक कर कर फी स्ट्रक्चर को आपको अपने कॉलेज से भरवा लेना है। इसमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम और उसका एड्रेस पूछ रहा है। बाकी विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, अपने पिताजी का नाम, एडमिशन नंबर, इसके अलावा जो आपका कोर्स है वो सेशन लिखेंगे, और एडमिशन में जो खर्चा हुआ है वो बताएगा। ट्यूशन फी कितना लगा है, रजिस्ट्रेशन फी कितना लगा है, एग्ज़ाम फी कितना लगा है, यूनियन फी क्या लगा है, लाइब्रेरी फी क्या लगा है। जो होगा ना आप कॉलेज से इसको बनवा लीजिएगा। बनवाने के बाद कॉलेज के जो साइन मोहर है वो करेंगे। अब कोई प्रिंसिपल अगर साइन मोहर करते हैं तो वो अपना जानकारी लिखेगा कौन लोग साइन मोहर कर रहा है, ये बनवा लीजिएगा ना। उसके मुताबिक यहाँ पर अगर अमाउंट देते हैं, क्योंकि आगे फ्री स्ट्रक्चर अपलोड करना होता है, तो आपको 100% पैसा जितना आप डालेंगे उतना मिल जाएगा। अपने मन से कुछ डाल देंगे, आपने फी कुछ और दिखाया, तो वैसे स्थिति में कई बार फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है, कई बार आपको पैसा बहुत कम मिलता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पूछता है कि कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए हॉस्टल में रहकर अगर पढ़ाई करता है तो यस करेगा, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी आपको जो लास्ट एग्जाम आपने जो पास किया है वो क्रेडिट सिस्टम से था तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। हाउस होल्ड कैटेगरी में आपको पुअरेस्ट जो ऑप्शन है ना, क्योंकि आप गरीबी रेखा से आते होंगे, तो आप यहाँ पर पुअरेस्ट ही चूज करें, और आपको यही चूज करना है भी चाहिए। बाकी आप नीचे जब आप आएंगे ना, तो प्रीवियस जो आपने कोर्स पास किया है उसका जो जानकारी है यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत होगी। देखिए प्रीवियस कोर्स जो आपने पास किया है ना, उसमें कौन सा ग्रुप में आपका वो कोर्स आता है। जैसा मेरे केस में जो बच्चा का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो अभी 11th में पढ़ाई कर रहा है, वो 10वीं पास किया है, तो उनका यहाँ पर ग्रुप ओ जो है वो आएगा, क्योंकि 10th लेवल का कोर्स उन्होंने पास किया है और आगे वो पढ़ाई करता है। स्पेशलाइजेशन में भी आपको यहाँ पर 10th चुनना होगा, जो 10th पास कर कर आगे 11 12 में करता है। तो बाकी किस बोर्ड से उन्होंने 10वीं पास किया है उसके बारे में जानकारी देना है। बाकी 10वीं में कब उन्होंने एडमिशन लिया था, कब पास किया था, वो चीज़ें, जैसे फॉर्म में कब लिया था, कब पास किया, 2 में लिखेगा। और यहाँ पर कोर्स कंप्लीट में आपको एस कर देना है, और जो परसेंटेज है उनका 10वीं का वो देना है होगा यहाँ पर। अब कोई बच्चा मान लीजिए अभी जो है 12th पास किया होगा या ITI किया होगा, आगे ग्रेजुएशन में नामांकन लिया होगा, तो यहाँ पर ग्रुप डी वाला ऑप्शन चुनेगा। और यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी अगर वो पास किया है, जैसे साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, वो चीज़ें बताएगा। कोई ITI 2 साल वाला पास किया है या कोई 1 साल वाला ITI पास किया है वो बताएगा। ग्रुप सी में जैसे कोई अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन पास किया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया होगा, तो यहाँ पर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले में ग्रुप सी में ये ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर ग्रुप बी है प्रोफेशनल, कोई कोर्स पास आउट किया है तो वो देख लेना है। इसके अलावा ग्रुप ए भी है, मतलब आपने जो कोर्स पास किया है ना प्रीवियस में, वो चीज़ें देख लीजिए कि ए से लेकर ओ तक का ग्रुप है। वो कोर्स आपका किस ग्रुप में आ रहा है, उस ग्रुप को चुनकर एक बार यहाँ से स्पेशलाइजेशन में एक बार देख लीजिए, फिर उसको सिलेक्ट कर कर उस पुराने कक्षाओं की जो जानकारी है आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होती है। मेरे केस में जो बच्चा है 10वीं ही पास कर कर अभी 11वीं में नामांकन ले रहा है, तो मैं वो ग्रुप चुनकर उनका जानकारी यहाँ पर फिल कर दूंगा। तो आप देख लीजिए, आप जिस भी ग्रुप को पास किया है उसको चुनकर आप कोर्स को सिलेक्ट कर दीजिए। डिक्लेरेशन में तीनों चेक बॉक्स पर टिक करिए। प्रीव्यू वाले विकल्प मिलता है आपको, जिस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपका फॉर्म का क्या है ना कि प्रीव्यू आता है, फाइनल सबमिट करने से पहले इसको चेक करिए, मिलान करिए कि भाई सब कुछ सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है तो अभी एडिट
कर उसको सुधार करिए, सब कुछ सही है तो नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करिए। जहाँ पर क्या है ना कि आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि मैं भारतीय हूँ और मैं बिहार के ही निवासी हूँ और मैं इस कैटेगरी से आता हूँ, मेरी इनकम जो है 3 लाख रुपए से कम है, मैं अभी वर्तमान में किसी संस्थान में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए योग्य हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, सभी में आपको चेकबॉक्स पे टिक करना ही होगा अगर आपको स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो। उसके बाद नीचे में आपका मोबाइल का लास्ट डिजिट दिखा रहा है, अब इस पर OTP जनरेट करना है तो OTP गया है, आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं ना, अब आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में देखिए 10वीं का सर्टिफिकेट बोल रहा है तो 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करिए। अब जो बच्चा अभी पास ही किया है उनके पास तो सर्टिफिकेट होगा नहीं, वो बच्चा अपना मार्कशीट भी यहाँ पर दे देगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट पहले से अवेलेबल है तो सर्टिफिकेट को ही यहाँ पर अपलोड करिएगा। ये 400 KB तक चलेगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है और सर्टिफिकेट कब इशू किया गया वो डेट भी यहाँ पर आपको डालना होगा। कई बार आप लोग पूछ देते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ें मैं आगे आपको गाइड कर दूंगा। ये ध्यान यही रखना है कि सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही देना है, नहीं है तो वैसे स्थिति में आप अपना मार्कशीट दे दीजिएगा। अब लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट पूछ रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो 10वीं पास किया बच्चा अभी 11वीं में पास एडमिशन लिया है तो उनका लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट में 10वीं का हो जाएगा। कोई 12वीं पास कर ग्रेजुएशन कर रहा है तो लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट आप 12वीं का देंगे। कोई PG कर रहा है तो लास्ट में वो ग्रेजुएशन पास किया होगा तो उसका मार्कशीट देगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर भी सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट देंगे। अब देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर जब अपने मार्कशीट को देखेंगे तो यहाँ पर या तो सीरियल नंबर लिखा होगा या मार्कशीट नंबर लिखा होगा, यही नंबर आपको वहाँ पर देना है। और कब इशू किया गया है ये डेट नीचे में यहाँ पर दिया गया होता है, वो डेट आपको यहाँ पर बताना होता है। तो ये चीज़ समझ गया। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का भी लिंक जो है इसी वेबसाइट पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड में मिल जाएगा। इसको कॉलेज के लेटर पैड पर आप बनवा लीजिएगा। इसको भरना कैसे समझिए। इसमें क्या है ना कि आपको बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है, अपना अभी वर्तमान में फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में, वो बताएंगे कौन सा कोर्स करते हैं उसका नाम लिखे और सेशन जैसे 2026 से 28 है तो 2026 से 28, 2026 से 30 है वो बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ बताना है, पिता का नाम, माता का नाम, एडमिशन किस डेट को लिया था और ये जो कोर्स करते हैं वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, आप साल भी यहाँ पर लिख दीजिएगा चलेगा। अब इसको किससे आपने वेरीफाई करवाया, उनका सिग्नेचर मोहर लिखाएगा, प्रिंसिपल से है तो उसका नाम, वो किस पोस्ट पे है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देगा। बाकी ऊपर में एक रेफरेंस नंबर या कुछ भी नंबर जरूर लिखवा लीजिएगा और किस डेट को बनवाया है वो डेट लिखवाइएगा, क्योंकि बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर देना होता है। जो नंबर लिखवाए रहेंगे वो देंगे, कब बनवाया है और डेट आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। बाकी यहाँ पर जो फी रिसिप्ट है अगर आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा मिला तो उसे, नहीं तो फी स्ट्रक्चर जो अभी मैंने बताया ना वो जो बनवाया है उसको डालकर उस पर भी एक रेफरेंस नंबर या रिसिप्ट नंबर लिखवाकर इशू डेट देंगे। यहाँ पर क्या है ना कि फी फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन है। ये किन के लिए मैंडेटरी है, तो जो बिहार के बाहर वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है ना उनको ये अपलोड करना जरूरी है। हालांकि आप बिहार के ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते तभी आप बेनिफिट ले रहे हैं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं है तो। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली फाइनलाइज हो गया। अब यहाँ पर ओके का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके करेंगे फिर यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुल फाइनलाइज हो गया। इसका अगर प्रिंट लेना चाहे तो यहाँ से लेंगे, या नहीं तो अगर आप डिटेल में चाहते हैं आपका प्रिंट में सभी जानकारी मिले तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे। BC वाले तो आप अपने लिंक पर, SC ST वाले अपने लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर पुनः यहाँ पर जैसे अपने अप्लाई के लिए यहाँ पर डाला ना, अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, अपना OTR नंबर डालकर इस कैप्चा कोड को डालकर गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जो OTP मिलेगा उसको डालकर आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका स्टेटस दिखा देगा कि अभी आपका क्या क्या पेंडिंग है
और यहाँ पर आपका स्टेटस में जैसे ये देखिए फाइनलाइज भी स्टेटस भी डन है। अब इसका अगर प्रिंट लेना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ना, एप्लीकेशन आईडी जो मिल रहा है उस पर क्लिक कर कर ले लीजिएगा। बाकी अगर कहीं से फॉर्म रिजेक्ट होता तो ये जानकारी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अगर सुधार करना होगा तो यहीं से आप आसानी से इसको सुधार भी कर सकते हैं। तो प्रिंट लेने का यहीं से अच्छा उपाय है, आप जाकर ले लीजिए और समय समय पर इसका स्टेटस भी देखते रहिए। साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आपको ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया पूरा करना है। उम्मीद करता हूं आपने हर एक चीजों को समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा, और कहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस स्कॉलरशिप का अप्लाई करने में वो चीजें भी हमें आप अवश्य बताइएगा, ताकि मैं उसका जो भी समाधान है मैं आप तक उपलब्ध करवा सकूंगा। बाकी इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे टाइम से पहले इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया को कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद।